बेसिकली पार्ट 1 में हमने बताया था कि हमने एनी सीवियर डिजीज़ तक कैसे डेंजर साइंस को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद अब जो ट्रीटमेंट आएगी यू हैव टू रेक्टिफाई इट एज एग्जैक्टली इट इज़। बट 2-3 बातें याद रखनी है। अगर ऐसी डेंजर साइन है जैसे कन्वल्सिंग है, यू कैन नॉट कन्वल्सिंग, एक फिट्स के आए हुए पेशेंट्स को जिसको अभी फिट्स आ रहे हैं उसको आप लोग बिठा नहीं सकते हो, तो यू हैव टू रेफर देम अर्जेंटली एंड गिव देम डायज़ेपम एट द मोमेंट। लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट है जो वॉमिट आउट करा है हर चीज़ खाने के बाद, वो डेंजर साइन है जिस वजह से हम उसको रेफरल दे रहे हैं, पर वो इतनी डेंजर साइन नहीं है कि पेशेंट का सर्वाइवल अभी ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि वी हैव टू कंप्लीट द असेसमेंट, जो बाकी ये पूरी असेसमेंट है उसके बाद हम पेशेंट को रेफ़र करेंगे एज इफ उसकी जान पे नहीं बनी हुई। थर्ड थिंग, वी हैव टू गिव दैम हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए ग्लूकोज इन द वाटर। द रीज़न इज़ दैट बहुत सारी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर सेंटर्स में जहाँ पे ग्लूकोज मेजर करने का वे है, यू हैव टू मेजर द ग्लूकोज, ठीक है, इन द ब्लड, और फिर यू अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू गिव देम ग्लूकोज इन द वाटर टू प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसीमिक अटैक। बट अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एज इफ कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, जिसके अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है, तो इन केस आपने ग्लूकोज इन द वाटर देना है। द रीज़न इज़ दैट हाइपरग्लाइसीमिया अटैक इज़ नॉट सीरियस एज कम्पेयर टू हाइपोग्लाइसीमिक अटैक। सो अगर हाइपोग्लाइसीमिक अटैक हो जाता है तो पेशेंट का सर्वाइवल इज इन डिफिकल्ट, तो यू हैव टू गिव दैम, कीप द चाइल्ड वार्म एंड रेफर अर्जेंटली। दिस वाज द होल सेट विच वी हैव डन एंड कंप्लीटेड द पेज 1। अब बेसिकली आ जाती है पेज 2 की बारी, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपन्स इज द नेक्स्ट थिंग इन द फॉर्म इज दिस फॉर्म इज एक्चुअली अवेलेबल एट द बैक, ठीक है, यहाँ बैक पे है, थोड़ा सा छोटी सी राइटिंग है, बट दिस इज द फॉर्म, ठीक है। अब द सेकंड क्वेश्चन और द सेकंड ब्लैंक इज डज द चाइल्ड हैव कफ और डिफिकल्ट ब्रीथिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट आपने पेशेंट से पूछना है, अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट कंप्लेन से आया है एब्डोमिनल पेन से और उसको कफ की अभी कोई प्रेजेंटिंग कंप्लेन नहीं है, बट स्टिल आपने एक दफ़ा क्वेश्चन पूछ लेना है आपको कफ है या डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग है या नहीं है। अगर नो है तो बस आपने यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है, ठीक है, दैट्स इट, एंड यू हैव टू स्किप द होल कॉलम एंड कम टू द नेक्स्ट वन। बट फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को येस करना है, या तो कफ में प्रॉब्लम है डिफिकल्ट ब्रीथिंग में, तो येस या नो पे येस पे टिक करना है और नीचे लिख देना है कि फॉर कफ या फॉर डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, दैट्स इट। अब हमने दूसरी 2 चीज़ें और करनी है यहाँ पर, एक होता है क्वेश्चंस और एक होते हैं आपने लुक, लिसन एंड फील। द फर्स्ट थिंग इज़ फॉर हाउ लॉन्ग द डेज। अगर फॉर एग्जांपल 14 डेज आ रहे हैं, तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल डेज वो इतने बता रहे हैं कि 14 डेज से कम है, तो आपने यहाँ पे लिख के छोड़ देना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो बता रहे हैं कि 14 डेज़ हैं या 14 डेज से ज़्यादा है, तो उसे आपको सर्कल कर देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 14 डेज। अब व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सर्कलिंग द थिंग्स इज, जब आप पूरा फॉर्म भर लेंगे ना, तो एट दी एंड जब मैं ट्रीटमेंट की यहाँ बात करूँगी ना, तो यहाँ जब मैं ट्रीटमेंट की बात करूँगी तो मैं पूरा फॉर्म जो है वो रिवाइज़ नहीं करूँगी कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर मैं वो सारी चीज़ें देखूँगी जो सिर्फ सर्कल की हुई हैं, ताकि वो मेरा अटेंशन ग्रैस्प करे और मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो बेसिकली पेशेंट के ये कर लिया फॉर हाउ लॉन्ग, अगर 40 डेज हम सर्कल कर लेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये 4 चीज़ें आपने देखनी है। फर्स्ट, काउंट द ब्रेथ्स इन 1 मिनट। हम अपने टर्शरी केयर हॉस्पिटल में प्रैक्टिसिंग में क्या करते हैं कि 30 सेकंड से 15 सेकंड से रेस्पिरेटरी रेट देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे ट्वाइस, सो दैट हमें 1 मिनट का मिल जाए। बट दिस इज़ वी शुड नॉट डू ड्यूरिंग IMNC। आई थिंक हमें पूरा 1 मिनट तक कैलकुलेट करना है, वन थिंग। फिर हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल काउंट द ब्रेथ्स इन 1 मिनट हो गई, उसके बाद डैश ब्रेथ्स पर मिनट आ गई। अब फास्ट ब्रीथिंग है या नहीं, उस पर सर्कल करना है या नहीं करना, ये कैसे पता चलेगा? फॉर दिस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ जो सिस्टम लिखा हुआ है ना उस पर ध्यान देंगे। फास्ट ब्रीथिंग का कब फास्ट ब्रीथिंग आप फॉर एग्जांपल नॉर्मल इंडिविजुअल्स में 16 to 20 होती है, राइट। बट अगर अडल्ट्स में, अगर मैं बच्चों की बात करूँगी, तो वो बच्चे जो 2 महीनों से कम हैं, 2 महीने के नहीं, 2 महीने से कम है, 60 डेज से कम है, तो उनमें 60, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, 60 और मोर अगर रेस्पिरेटरी रेट हुआ तो वो फास्ट ब्रीथिंग है। सिमिलरली अगर 60 डेज से, दैट इज़ 2 मंथ्स से 12 मंथ्स तक, 1 साल तक, तो 50 और मोर जो है उसका हाई स्ट्रेस फास्ट ब्रीथिंग होगी। अगर 1 ईयर to 5 ईयर आ रहा है मेरे पास, तो 1 ईयर to 5 ईयर इज़ 40 और मोर उसकी फास्ट ब्रीथिंग कहलाएगी, ठीक है। तो अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल बच्चा जो है वो विद इन 1 ईयर है, और 1 ईयर हमें पता था कि 1 ईयर में 50 से ज़्यादा अगर हुआ तो फास्ट ब्रीथिंग है। अगर पेशेंट को 60 ब्रीथिंग आ रही है, 1 ईयर का है, क्या हम फास्ट ब्रीथिंग पे सर्कल करेंगे? नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम फास्ट ब्रीथिंग पे सर्कल करने से पहले जब पेशेंट में देखेंगे कि उसको फास्ट ब्रीथिंग है,
तो हम उसको साबा देंगे, दैट इज़ साबा भी कह सकते हो, दैट इज़ शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर. व्हाट इज़ दैट, एक्चुअली शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर कह सकते हो या बीटा एगोनिस्ट बोल सकते हैं आप लोग उसे. तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वो हम स्पेसर के थ्रू देंगे. पीछे है ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इफ़ यू वांट टू चेक आउट, कि हम कभी भी किसी पेशेंट में जब भी बच्चा होता है 5 ईयर्स से विद इन बच्चा कभी भी कोई इन्हेलर देंगे तो उसे हम स्पेसर के बगैर कभी भी इन्हेलर नहीं देंगे. तो ये बात याद रखनी है. ये पूरा पीछे है, देख लेना, ठीक है. ये यहाँ पर है, उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन है कि कैसे कंडीशंस में हमने करना है, क्या करना है. तो इतना अभी याद रखें कि जब आप सबा दोगे उसे या साबा दोगे, ब्रोंकोडायलेटर दोगे, तो उसे 2 पफ्स देना है, ठीक है, एक टाइम पे 2 पफ्स. एक पफ में 100 माइक्रोग्राम समथिंग होता है, मिलीग्राम समथिंग होता है. तो 2 पफ्स में 200 हो जाएगा. 15 मिनट्स के लिए आप वो देकर वेट करोगे. जब तक आप वेट करोगे तब तक आप अपनी असेसमेंट करोगे. बाकी 15 मिनट्स के बाद अगर रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल लिमिट्स में आ गया, दैट मीन्स आप फास्ट ब्रीथिंग पे सर्कल नहीं करोगे और आप यहाँ लिखोगे सेकंड, और सेकंड के बाद उसकी दूसरी रेस्पिरेटरी रेट लिख लोगे. अगर फॉर एग्जांपल नहीं हुआ सही, फिर भी उसका फॉर एग्जांपल 60 था, अब 55 हो गया, अभी भी नॉर्मल लिमिट्स में नहीं है क्योंकि 50 से कम होना चाहिए, तो मैं 15 मिनट्स के बाद दूसरा पंप लगाऊंगी, दैट इज़ दूसरी दफ़ा उसके दूंगी 2 पफ्स अगेन. फिर से 15 मिनट वेट करूँगी, अब भी नहीं हुआ तो मैं 15 मिनट वेट करने के बाद फिर से उसको दूंगी. ये चीज़ मैं 3 दफ़ा कर सकती हूँ. अगर 3 दफ़ा करने के बाद भी, और हर दफ़ा मैं अपनी मेजरमेंट यहाँ लिखूंगी, अगर 3 दफ़ा ये पफ्स देने के बाद भी इट्स नॉट मेंटेनिंग एट नॉर्मल रेट, फिर मैं फाइनल यहाँ लिख के फास्ट ब्रीथिंग को सर्कल कर दूंगी. 3 दफ़ा से ज़्यादा ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है. उसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है, लुक फॉर चेस्ट एंड ड्राइंग. अभी चेस्ट एंड ड्राइंग किस चीज़ को कहते हैं हम लोग? चेस्ट एंड ड्राइंग का मतलब होता है कि जब एक बच्चा छोटा होता है, दैट मीन्स यंग इन्फेंट्स में और उसमें और मेल्स में एब्डोमिनोथोरेसिक पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग होता है, राइट. तो ये आपने बात याद रखनी है कि जब फॉर एग्जांपल बच्चा ब्रीथ आउट करेगा, दैट इज़ इंस्पायर करेगा, तो जो लोअर बॉर्डर ऑफ द चेस्ट होती है, फॉर एग्जांपल ये चेस्ट है पेशेंट की, ठीक है, सॉरी ऐसे ही बना रही हूँ मैं. तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे कोस्टल मार्जिन आ रही हैं, रिब्स आ रही हैं, तो अगर ये लोअर बॉर्डर है चेस्ट की, तो ये आउट होगी, ये बाहर की तरफ निकलेगी. लेकिन क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इंस्पायर के टाइम पे ये अंदर की तरफ जा रही है, तो इसे हम कहते हैं चेस्ट एंड ड्राइंग, लोअर बॉर्डर को देखकर. तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और यू हैव टू लुक एट निमोनिया के पेशेंट्स, ठीक है. तो चेस्ट एंड ड्राइंग आपने देखनी है बार बार, और चेस्ट एंड ड्राइंग देखने के बाद ही फिर सही होगा. देन सेकंड थिंग, यू हैव टू गो फॉर लुक एंड लिसन फॉर स्ट्राइडर. नाउ व्हाट इज़ दैट? अगर हमें स्ट्राइडर इज़ समथिंग जो फ्लूट और शश जैसी आवाज़ है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. इंस्पिरेशन के दौरान अगर हमें कोई आवाज़ आ रही है तो दैट इज़ अ स्ट्राइडर, और वो ऑस्कल्टेशन के बगैर आ जाती है. और वीजिंग हम कहते हैं जो एक्सपायरेटरी फेज़ के टाइम पर आए, ठीक है. तो इन दोनों में से हमें कहीं भी मिलेगी तो हम ऑफकोर्स उसको सर्कल करेंगे, वट एवर फाइंडिंग्स आर एज यूजुअल. इज़ दैट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे हमने क्लासीफाई करना है इस चीज़ को. अच्छा, यहाँ क्या करेंगे हम कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पेशेंट में कफ हुई, कफ के साथ इन ड्राइंग भी हुई, स्ट्राइडर भी हुई, या इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक जनरल डेंजर साइन था जो ऊपर मैंने बताए थे, वॉमिट का, कन्वल्जन्स का एंड ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करने का, तब भी हम उसे सिवियर निमोनिया और वेरी सिवियर डिजीज़ कहेंगे. और अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट में स्ट्राइडर है, वीजिंग की बात नहीं करें क्योंकि वीजिंग की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. वीजिंग नॉर्मली सही हो जाती है, जब आप ब्रोंकोडायलेटर देते हो तो वीजिंग नॉर्मली सही हो जाती है. बट यहाँ पर अगर पेशेंट को स्ट्राइडर है, बाकी कुछ भी नहीं है, कफ भी नहीं है, बाकी डेंजर साइन भी नहीं है, बस सिर्फ स्ट्राइडर आ रहा है, तब भी हम उसे वेरी सीवियर डिजीज़ कहेंगे. एंड फॉर दैट हम उनको एंटीबायोटिक देंगे, एमोक्सिसिलिन देते हैं, लेकिन हम आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है. फिर उसके बाद है हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल बच्चे में चेस्ट इन ड्राइंग है या फास्ट ब्रीथिंग है, दोनों में से कुछ भी है, तो हम उसे निमोनिया क्लासीफाई करेंगे और हम उसे फिर ओरल एमोक्सिसिलिन देंगे फॉर 5 डेज़. जो वीजिंग होती है ना वो डिसअपीयर हो जाती है. और अगर फॉर एग्जांपल ब्रोंकोडायलेटर देने से हमारी वीजिंग सही हो जाती है, क्योंकि फास्ट ब्रीथिंग के लिए तो हम ऑलरेडी ब्रोंकोडायलेटर दे रहे थे, तो उसमें वीजिंग भी चेक कर लेंगे, और अगर वो सही हो जाती है तो हम 5 दिन के लिए और भी ब्रोंकोडायलेटर उन्हें सजेस्ट करेंगे, इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर विद स्पेसर, सो दैट वो वीजिंग सही हो जाए. फिर उसके बाद अगर ऐसे कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं है, जैसे बुरे हाल हमें दिख रहे हैं, जैसे ना ही हमारे पास स्ट्राइडर है, ना ही चेस्ट एंड ड्राइंग है, ना ही फास्ट ब्रीथिंग है, लेकिन वीजिंग है, कफ है, तो हम उन्हें
कॉमन कोल्ड और कॉमन फ्लू बोल देंगे, दैट्स इट। अच्छा, कॉमन कोल्ड जब बोलेंगे तो उसमें कफ एंड कोल्ड बोलेंगे, नो निमोनिया। अब टेक्निकली खांसी होती है तो बच्चे को सिरप देते हैं, ठीक है, खांसी का, बट यू शुड नॉट गिव इट। वाई? बिकॉज यू शुड ऑलवेज गो, वो एडिक्टिव होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो कुछ काम करेंगे नहीं यहाँ पर। जब भी कफ होगी नॉर्मल इस चीज़ में, सिचुएशन में, यू हैव टू एडवाइज मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि वो इतना हॉट मिल्क होता है कि वो ऑलरेडी गले को स्मूथ कर लेगा, थ्रोट स्मूथ हो जाएगी, थ्रोट स्मूथ हो जाएगी, सूथ हो जाएगी थ्रोट, ठीक है। उसके बाद हम होम रेमेडीज़ करेंगे, कावा वगैरह सजेस्ट करेंगे, और कफिंग जो है अगर 14 डेज से ज़्यादा है या रिकरेंट वीजिंग है जो हमारी ब्रोंकोडायलेटर से नहीं जा रही, जिसको हम वीजिंग और कफ ऐसी चीज़ थी जिसको हमने सिवियर की कैटेगरी में डाला ही नहीं और उनको इग्नोर किया, अगर वो 14 डेज से ज़्यादा हो रहे हैं तो हम उन्हें टीबी के लिए और एज़मा के लिए असेसमेंट के लिए आगे भेज देंगे। बाकी हम जो है अवॉइड करेंगे कि कोई सिरप ना दें और होम रेमेडीज़ पर रिलाई करें। दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।